आपको और फिर आप देंगे उत्तर। देखो, किसे कहूं मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूं अणभणियों शिक्षित हूं। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ नहीं है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम यह जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियां सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें, हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुषुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। चलिए जी, मैंने स्किमिंग करते हुए सरसरी दृष्टि से आपके समक्ष ये गद्यांश एक बार पढ़ दिया है। तो पहले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पोल आपके सामने लगा हुआ है, तो पोल में आप अपनी वोटिंग करिएगा, आपको कौन सा प्रश्न मतलब उत्तर आपका सही है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना या बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। बहुत शानदार। यहाँ मैं देख पा रही हूँ सभी का ज्यादातर 93% लोगों ने क्या है आपका डी ऑप्शन दिया है, जो कि बहुत बेहतरीन है आपका जवाब, है ना। तो यहाँ डी ही तो होगा। शिक्षा का अर्थ क्या है कि बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। ये थोड़ी बच्चों को जानकारी देना या बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान या बच्चों को शक्तिशाली बनाना। तो विद्यमान शक्तियों जो भी उनमें वर्तमान में शक्तियां उनको प्रस्फुटित करना। डी ऑप्शन यहाँ आपका बहुत शानदार आपका जवाब। चलिए तो बी ऑप्शन पे चलते हैं। लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, या सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, सभी बच्चों की शक्तियां सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं। तो पोल आपके सामने है, जल्दी जवाब दे दीजिएगा। आप किस तरफ वोट करना चाह रहे हैं? गद्यांश देखना है, एक बार गद्यांश देख लो। ये लो, गद्यांश दिख रहा है, सरसरी दृष्टि से नजर डालिए और फिर बताइए आपका उत्तर यहाँ क्या होगा। यहाँ आज का देखो आपका लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपका रहेगा नहीं, ठीक है। प्रस्फुटित का मतलब होता है उत्पन्न होना। बी ऑप्शन आप दे रहे हैं। ज्यादातर बच्चे ने जो जा रहे हैं बी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ डी पर भी जा रहे हैं कि सभी बच्चों की सुषुप्त अवस्थाएं में ही रहती हैं। सुषुप्त अवस्था का मतलब है कि बच्चों की सभी शक्तियां सोई हुई रहती हैं। सुषुप्त अवस्था का मतलब है सोई हुई अवस्था। ऐसा थोड़ी कहा है लेखक ने। लेखक ने कहा है कि बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा एक ही प्रतिभा वाला होता है, हर बच्चे में अपनी अलग अलग प्रतिभा होती है। और यहाँ आपका क्या होगा, तो बोलेंगे बी ऑप्शन सही जवाब। हाँ बाबू, मैंने नीतिका पैसेज आपको दिखा दिया है, देखो दिख रहा है पैसेज, फिर देख लो। अब आगे चलते हैं। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, बताओ। पोल आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? हाँ, तो यहां आपका जवाब किस पर है पोल? प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना। सभी सेशन को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से और फिर आगे बढ़ो। यहां जा रहे हैं ज्यादातर सभी किस पर? भाई आपका सी ऑप्शन। बहुत शानदार जवाब, एकदम बढ़िया आपने उत्तर दिया है, दिल गदगद कर दिया है कि बच्चों की समस्त क्षमताओं को और प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना जरूरी है, उन्हें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है। गद्यांश आपने पढ़ा वही शिक्षा के आधार पर है जो हमारा गद्यांश है, तो कौन सा सिद्धांत आपका निहित है ये देखिएगा। सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, सभी बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, शक्तियां सदैव सुषुप्त अवस्था में रहती हैं, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। बताओ कौन सा सिद्धांत निहित है? गद्यांश देखना है, लो गद्यांश देखो। तो क्या कहेंगे? आपका पोल जा रहा है बी ऑप्शन पर, आप जा रहे हैं। चलिएगा देख लेते हैं बी ऑप्शन क्या है। दूसरे इधर देखना, ये भी देख लो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्या है कि सभी बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है। बताए ना कि सभी बच्चों में अलग अलग नॉलेज होती है। पोल बंद कर दीजिए भाई। क्या क्या किस किस की सुने हैं, किस किस की ख्वाहिशें पूरी की जाए। पहले तो मैम पोल नहीं दिया जाता है, पोल बंद कर दो है। चलो, तो ये क्या गद्यांश क्या कह रहा है? सभी बच्चों में क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता होती है। ठीक है, चलेगा।
नेक्स्ट, हम बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है। वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता क्या हो सकता है? क्या पूछा है? क्रिया का कर्ता पूछा है। अब आपसे गद्यांश की तो जरूरत नहीं है आपको देखने की, है ना? तो चलो, जितने भी जुड़ रहे हो सभी सेशन को लाइक करो, शेयर करो और इसका जवाब दो। क्रिया का कर्ता क्या हो सकता है? और यहां आपका जवाब ज्यादातर का बी ऑप्शन जा रहा है। बहुत शानदार, है ना? बी ऑप्शन, यानी कि हम, यही तो है कर्ता। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है कि हम बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने वह क्या है। तो इसमें पहचानो कर्ता क्या है? सब्जेक्ट की बात की है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? हम, है ना? मैं तो इसमें आया ही नहीं है, तुम भी नहीं है और वह भी नहीं है। वह है लेकिन वो कर्ता नहीं है। चलिएगा, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य कैसा है बताओ? ये विधानवाचक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है या फिर संदेहवाचक है? बिल्कुल शांत दिमाग से, है ना? बिल्कुल ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं पहले दूं, मैं पहले दूं। उत्तर आपका सही जाना चाहिए। थोड़ा सा आराम से देखकर विचार करके जवाब दो, है ना? एग्जाम में आपको विचार करके ही जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं होनी है। और इतना भी लेट नहीं करना कि आपका पेपर ही छूट जाए। तो टाइम मैनेज करते हुए आपको चलना है। अब यहाँ आपका जवाब किस पर है? 88% ज्यादातर किस पर गए हैं? सी। बहुत शानदार। और अभी भी कुछ 1-2% बच्चे कुछ ए पर जा रहे हैं, कुछ डी पर जा रहे हैं। तो बाबू आपको पता नहीं है विधानवाचक वाक्य कैसे होता है? विधानवाचक जिसमें केवल सूचना दी जाती है वो विधानवाचक, है ना? जैसे दिल्ली भारत की राजधानी विधानवाचक वाक्य है। नकारात्मक में नॉट आता है। संदेहवाचक में संदेह होता है, क्या तू शायद उसने खाना खा लिया होगा, ये संदेह है ना? तो ये प्रश्नवाचक है, आपको ये प्रश्नवाचक नहीं दिख रहा, चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ केवल और केवल क्या रहेगा आपका? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, इसमें 1% भी इधर उधर नहीं जाना था आपको। आ जाओ, शरीर में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा, क्या बनेगा? शारीरिक, शारीरिक। चलो देखो आपके सामने है, कौन सा आपको सही लग रहा है? क्या बात है, सभी ने बहुत बढ़िया सी पर जा रहे हैं। अभी भी ऊपर नीचे भी घूम रहे हो, हैं? लेकिन ज्यादातर ने सही जवाब दिया। देखो भाई, शरीर में जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी इक प्रत्यय लगेगा तो आपका जो स्वर है पहला वाला वो क्या है? वो दीर्घ हो जाएगा। ई को ऐ होता है, ऊ को औ कर देते हैं। जैसे ई को ऐतिहासिक, ऊ उपनिवेश को औपनिवेशिक कर देते हैं। इसी तरह से ए को आ, शरीर को शारीरिक। ठीक है, ये गलती आप बार बार कर रहे हो। आ जाओ इधर। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों समान है, दोनों में मूलभूत अंतर है, दोनों पर्यायवाची हैं या दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। चलिएगा, आ जाते हैं, देख लो गद्यांश देख लो भाई, लेखक के अनुसार क्या है? साक्षर। गद्यांश देखना है, गद्यांश देख लो। इधर देखो, ठीक है? अब अपना उत्तर दे दो, प्रश्न पर चलते हैं। साक्षर और शिक्षित होने में क्या अंतर है बताइएगा? आपका यहां बी ऑप्शन जा रहा है ज्यादातर, जो मतलब 50% लोग लगभग बी पर जा रहे हैं। हाँ, बहुत शानदार, 70% पहुंच गए हैं, क्या बात है। तो बिल्कुल सही बात भाई, शिक्षित और साक्षर होने में फर्क है। क्यों नहीं, क्यों, कैसे है फर्क भाई? शिक्षित व्यक्ति जो है और साक्षर व्यक्ति क्या है? साक्षर व्यक्ति जो केवल नॉलेज रखता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति है उसके अंदर गुण भी होते हैं, उत्तम गुण होते हैं, सात्विक गुण होते हैं। एक तरह से वो अच्छे शालीनता आदि गुणों को जानता है और व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना किसके साथ, कैसा मानवीय व्यवहार को जानता है ना? आ जाओ, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना या फिर निरक्षर होना? बताइएगा। उसमें आया पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है बताओ? गद्यांश देखना है, लो देखो गद्यांश। कहां आया है पढ़ा लिखा? देखो आया है पढ़ा लिखा समाज, कि शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है? पढ़ा लिखा समाज, है ना? तो यहाँ पढ़ा लिखा होने से क्या है कि पढ़ा लिखे भी, कहते हैं ना तुम तो पढ़े लिखे गवार हो, अनपढ़ हो। तो पढ़ा लिखा भी कैसा है? वो अशिक्षित ही है। अगर उसको भाई मानवीय गुणों की पहचान नहीं है तो पढ़ा लिखा भी क्या है? अनपढ़ ही है। यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं आप? ए पर जा रहे हो, ज्यादातर ए पर जा रहे हैं, और यहाँ आप यहाँ गलत हो जाते हैं। भाई पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य? अशिक्षित होना। जो गद्यांश में क्या तात्पर्य दिया है वो समझना है। देखो, पढ़ा लिखा से शिक्षित कह दे तो साक्षर भी तो हो सकता है ना? तो हम कहेंगे अशिक्षित होना। तुम पढ़े लिखे तो हो, साक्षर तो हो, लेकिन मानवीय गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, तो वही पढ़ा लिखा अनपढ़। कहावत आपने सुनी होगी। तो यहां पढ़े लिखे से क्या तात्पर्य? कहेंगे अशिक्षित होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाती है आपकी कविता। कविता को पढ़िएगा और फिर इसके जवाब देंगे। दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। बस छोटी सी पंक्तियां हैं, लेकिन कोई बात नहीं, करिएगा। गिरे विचार से क्या तात्पर्य? सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे के विचार, या फिर उलझे हुए विचार? बताइए आपके अनुसार क्या होना चाहिए? गिरे विचार से क्या तात्पर्य है? बहुत शानदार जवाब।
पोल में 49% बढ़ रहे हैं, सी पर जा रहे हैं आप, और बी पर जा रहे हैं, ज़्यादातर बी और सी पर जा रहे हैं, 30% सी पर हैं और 50% बी पर जा रहे हैं। अब परसेंट को देखकर ऐसे देखो, गिरे विचार से क्या मतलब है, तो देखो सत्य और हित से परे के विचार, यहाँ है सत्य से जहां दुराव था, जो सत्य से दूर थे, यानी कि सत्य और हित से परे के विचार यहाँ पर बात की है। चलिएगा, तो यहाँ गिरे विचार यानी कि आपके हित से परे के विचार होंगे सी ऑप्शन, मिथ्या विचार नहीं। गिरे विचार का मतलब है आपके किसी की भलाई और सत्य से परे के विचार, यहाँ आपका क्या रहेगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, सुराज स्थापित करना चाहता था, वज्र गिराना चाहता था, अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। और यहाँ पोल आपके समक्ष, और जल्दी आप दीजिएगा, अपनी वोटिंग करिए। बहुत शानदार, आपका प्यार नजर आ रहा है। तो जितने जुड़ रहे हो ना, उतने कम से कम लाइक भी कर दो और सेशन को शेयर भी कर दो। और जो भी नए जुड़ रहे हैं, बार बार कहना पड़ रहा है, तो आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पैसेज देखना है, लो देखो पैसेज देखो, पद्यांश देखो और जवाब दो। ये देखो पद्यांश और ये देखो आपका प्रश्न कि नौजवान शहीद ने अग्निबाण किस लिए चलाए। ये रहा ना अग्निबाण, वह चला कि अग्निबाण मारता, किस लिए चलाए उसने अग्निबाण, अपना साम्राज्य स्थापित। देखो ये तो है नहीं कि वो अपना नौजवान अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता है ना, वह अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था या वज्र गिराना चाहता था, भाई नहीं, जो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई वो सुराज स्थापित करना चाह रहा था, वो सत्य को और दंभ को समाप्त करके। देखो लाइन क्या आई है कि दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था। दंभ कहते हैं अहंकार को, दंभ किसको कहते हैं, अहंकार को कहते हैं। तो दंभ को, अहंकार को दूर करके और सत्य को यानी असत्य को दूर करके इनको स्थापित करना चाह रहा है। जब सत्य और अहंकार दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां सुराज, अच्छे राज्य की स्थापना होगी, है ना। तो आपका यहाँ क्या ऑप्शन सही रहेगा, पद्यांश के भाव को समझते हुए, तो आपका सुराज का मतलब है अच्छा राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या जवाब हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन सही जवाब। चलिएगा अब आगे। दुराव शब्द से क्या तात्पर्य है, दुराव शब्द से क्या तात्पर्य है, दुर्गम स्थल, आवरण, काठिन्य या बैर। अब आ जाओ, देखो आपको पद्यांश देखना है और देखो सत्य से जहां जहां दुराव था, आप क्या समझ पा रहे हैं इस लाइन से कि दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य का जहां तो रहे हैं, समझिएगा। अब यहाँ समझना समझाना नहीं, अब आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है। देखो शब्द हिंदी के हैं, ठीक है। दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव का मतलब है सत्य से बैर या सत्य से अलगाव। क्या है, सत्य से बैर या अलगाव। तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ दुर्गम स्थल तो है नहीं, आवरण भी नहीं होगा, काठिन्य भी नहीं, तो क्या होगा यहाँ डी, क्या होगा यहाँ डी ऑप्शन, है ना। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। देखिए सत्य से जहां जहां दुराव था यानी कि सत्य से अलगाव था, लोग सत्य को छोड़ रहे थे यानी कि सत्य से बैर था। ये अर्थ केवल और केवल डी ऑप्शन ही आपको दे रहा है। चलिएगा, जहां जहां शब्द कैसा है, एकार्थी शब्द युग्म है, पुनरुक्त शब्द युग्म है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है या फिर भिन्नार्थी शब्द युग्म है, बताइएगा। जहां जहां शब्द युग्म कैसा है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। एक दो हो गया गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहां आपका जा रहे हैं बी ऑप्शन पर 60% आगे, और बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। ये एकार्थी शब्द कैसे होगा, एकार्थी हो नहीं सकता, एक अर्थ को नहीं दे रहा है। यानी कि पुनरुक्त शब्द, जहां एक शब्द दो बार उक्त किया जाए, जहां एक शब्द का दो बार कथन हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। ना ये विपरीतार्थक है और ना ही ये भिन्नार्थक है। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाते हैं। पाप का विलोम शब्द क्या हो सकता है, प्रायश्चित, अपाप, पुण्य या फिर निरपराध। तो पाप का विलोम क्या होगा, सीधी सी बात है, जल्दी दो आपका जवाब। इसका 100% सही आना चाहिए आपका, ठीक है, 100% आपका जवाब इसका सही आना चाहिए। तो पोल लगाओ जल्दी, अपनी वोटिंग बढ़ाओ। बहुत शानदार, सभी का 100% है। किस में जा रहे हैं, सी पर, और अभी भी मतलब 91% लोग सी पर जा रहे हैं, मतलब 10% अभी कंफ्यूजन में। भाई पाप का विलोम पुण्य ही तो होगा, विपरीत शब्द बताना था, तो पाप का विलोम पुण्य होगा। कुछ अभी भी एक दो पर जा रहे हैं। प्रायश्चित का मतलब होता है पश्चाताप करना, प्रायश्चित का मतलब पश्चाताप होता है, तो पाप में कौन सा पश्चाताप, विलोम पूछा है। चलिएगा, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया, अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को, अहंकार और असत्य को। देखो नौजवान ने किसको नष्ट किया, तो देखो आपके सामने ये रहा पद्यांश। अब आप जवाब दीजिएगा कि दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो वह गिरे विचार को, और गिरे विचार आपके क्या हो सकते हैं, किनको नष्ट करता हुआ वो चला, और आपका जवाब आ रहा है यहाँ पोलिंग में 88% जा रहे हैं डी पर। बहुत शानदार, क्या बात है। तो यहाँ क्या होगा, अहंकार और असत्य को, है ना। दंभ का मतलब है अहंकार, और सत्य को, सत्य से लोग दूर थे यानी कि असत्य की तरफ थे, तो आपका यहाँ क्या होगा, अहंकार और असत्य को नष्ट करता हुआ वो चल रहा था, नष्ट कर रहा था नौजवान। आ जाओ, अब यहाँ से है आपका पेडागोजी, गद्यांश है ना, सॉरी पेडागोजी।
अब देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, अपने शब्दों को दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो अब बताइएगा अपनी जवाब, सबसे ज्यादा मतलब पॉजिटिव शब्द जो आपको दिखाई देगा उसको देखिएगा, सबसे ज्यादा सकारात्मक चीज पॉइंट आपको खोजना और जवाब दो, बिल्कुल निश्चिंत होकर, जल्दबाजी नहीं है ना, शांत दिमाग से अच्छे से जवाब देना है। पेडागोजी चालू हो गई है, गद्यांश पद्यांश हो गए, एक दो हुआ होगा गलत, कोई दिक्कत नहीं। अब जा रहे हो यहाँ आप ज्यादातर किस पर, डी पर, कि उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़े। बिल्कुल सही बात, कि बच्चा क्या है, संसार से जब अपने अनुभव देखकर सीखेगा, जोड़कर सीखेगा, तो आपका सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन यही हो जाता है। प्रश्नों को उत्तर लिखना, ये एक संकुचित उत्तर है आपके। अब यहाँ क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन, 92%, बहुत बढ़िया जवाब आपका आ रहा है, क्या बात है। चलिएगा दूसरा प्रश्न। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह रहता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। चलिएगा, ये वाला आपने खैर पढ़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके देखो कितना जवाब आप दे सकते हो। और पोल आपके सामने है, जल्दी इस पर वोटिंग करेगा। 47 का बी वर्मा। अच्छा, देखते हैं यहां किस पर वोटिंग आपकी जा रही है, डी पर जा रही है। डी बी ए सभी में, लेकिन ज्यादातर डी पर है, उससे ज्यादा फिर ए पर है, 27%। चलो देख लेते हैं। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह रहता है, मैं बता देती हूँ इसको, कि बच्चा बड़ों, विदेशी, देखो विदेशी बोलता है, लेकिन क्या आप उसकी भाषा को समझ पाते हो, है ना, नहीं समझ पाते। वो बोल तो रहे हैं, हम ध्वनियों को सुन रहे हैं, लेकिन उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे। तो ऐसे ही बच्चा है, वो बेचारा बोलता है, लेकिन उसकी भाषा को समझना कठिन हो जाता है। तो आपका इसके अनुसार क्या होगा, कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। तो आपका क्या रहेगा यहाँ, ए ऑप्शन सही जवाब। तो भाषिक सच्चाई कौन सी है, वो भाषिक सच्चाई यही है कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन बड़े उसको समझ नहीं पाते हैं। विदेशी लोगों की भाषा ऐसी है, वो बोल तो रहे हैं, हम भी नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह ये कथन इसको समर्थित कर रहा है, आपकी भाषिक सच्चाई ए की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, चलिएगा आ जाओ, आगे बढ़ो। भाषा की कक्षा में कहानियां क्या है, मनोरंजन का साधन है, पाठ्यपुस्तक का एक पाठ है। तो इसका जवाब जल्दी पोल में दीजिएगा, आप कहां पर जा रहे हैं सभी। यहां आपकी वोटिंग जा रही है सी पर, की विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए। बिल्कुल भाई, देखो आपको क्या देखना है, सबसे सकारात्मक पॉइंट को खोजो। आपका तरीका क्या होना है एग्जाम में, आप ये देखो कौन सा नहीं हो सकता उसको काट दो। एलिमिनेशन मेथड आपको अपनाना है जल्दी अगर आपको करना है और सटीक उत्तर पर पहुंचना है। मनोरंजन का साधन, केवल मनोरंजन के साधन के लिए हमें कहानियां नहीं पढ़ानी भाई। कहानियां जो है हमें एक शिक्षण विधि की तरह कहानियों का प्रयोग करना है, एक प्रविधि की तरह प्रयोग करना है, जिससे बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हो, है ना। और मनोरंजन नैतिक शिक्षा के गुण तो अनायास बच्चों को मिलेंगे ही मिलेंगे। पाठ्यपुस्तक का एक पाठ है ऐसा भी नहीं है। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र, जब आ जाए एकमात्र, केवल ही, ये शब्द हमेशा आपके नकारात्मक रहेंगे। और आपका जहां भी विभिन्न प्रकार, विभिन्न परिस्थितियां, विविध संदर्भ आपको दे दिए जाएंगे, वो सदा आपके कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, चलेगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब आ जाइएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है ना। तो जवाब दीजिएगा, आपका जवाब। और जो भी प्यारे जुड़ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो चैनल को, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से जवाब देते चलो। घबराना नहीं है, बहुत कठिन नहीं है ना। आपसे कठिन यानी इंसान को समझना कितना कठिन है, इंसान से कठिन नहीं है कुछ भी। तो हम इनको समझ सकते हैं, बातचीत करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे और सवाल अच्छे से करेंगे, हो जाएगा। तो अब यहाँ किस पर जा रहे हैं आप, बी पर। 92% जा रहे हैं बी पर। देख लेते हैं कि भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। भाषा, देखो केवल शब्द आ गया, काट दो, नकारात्मक है ना। बच्चे विद्यालय आकर ही, ये शब्द जो है ये नकारात्मक पॉइंट्स होते हैं, काट दो। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल ये काट दो। तो हम बिल्कुल बी पर पहुंचे। आप सभी बिल्कुल सही जवाब है आपका। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सा जवाब आपने दिया है, प्यारा सा, और यहाँ आप सभी सही होते हुए। चलो भाई आगे आ जाते हैं। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, आपको देना है जवाब, जल्दी जल्दी। चलिएगा, सभी सेशन को लाइक शेयर करते रहो, अपना प्रेम ऐसे ही दिखाते रहो, है ना। बहुत शानदार। चलिएगा, तो आपकी वोटिंग जा रही है डी की तरफ। 54% डी पर है। अभी भी ए पर भी भटके हुए हैं कुछ, है भाई, क्या कर रहे हो तुम, ए पर जो घूम रहे हो। देखो भाषा कौशल के संदर्भ में क्या है, मैं कई बार, 1000 बार बता चुकी हूँ, कभी भी अगर आए कि भाषा कौशल एक ही क्रम में सीखे जाएं, हमेशा गलत होगा। अगर आता है भाषा कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, तो आप बताएंगे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, लेकिन इसी क्रम में सीखे जाए आवश्यक नहीं है। बच्चा भाई हो सकता है पहले वो लिखना सीख जाए पढ़ने से पहले, है ना, कि बच्चा जिसको पहले सीख जाए, बच्चे की इच्छा है, बच्चा जिसको पहले सीखेगा, तो कभी भी एक क्रम में नहीं सीखे जाएंगे। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है,
सुनना निष्क्रिय है, पढ़ना और लिखने कौशल में कोई संबंध नहीं है, तो आपका क्या सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि एक भी कोई भी कौशल क्या है, एक कौशल अगर आपका प्रभावित होता है तो दूसरा कौशल ऑटोमेटिक प्रभावित होता है। आपका श्रवण कौशल कमजोर है तो आपका फिर पठन कौशल और भाषण कौशल, लेखन कौशल वो भी कमजोर हो ही जाएंगे, है ना। तो आपका क्या है यहाँ डी ऑप्शन सही चला जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। आपके समक्ष प्रश्न है, ऑप्शन है और जवाब आप दीजिएगा। बहुत शानदार, आपका जवाब आ रहा है, आपका प्यार नजर आ रहा है, आपकी मेहनत भी नजर आ रही है ना। चलिए, पोल में बी पर जा रही है आपकी जो संख्या है। टेंशन में तो नहीं हो तुम, ये तो बता दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। आ जाओ, 51 पर आप हैं और जवाब है आपका 93%। कहां पर जा रहे हैं, बी पर। देखें, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने के अवसर देना, बिल्कुल बहुत शानदार। किस पर गए, देखो, बच्चे को सभी प्रकार के साहित्य से परिचित पारंगत करना है ना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जहां विविध साहित्य में बच्चे को अवसर देंगे, क्या करना है, विविध साहित्य से परिचित होने का अवसर देना है, आपका हमेशा क्या होगा, सकारात्मक हो जाएगा। किसी प्रसिद्ध रचनाकार के बारे में परिचित कराना कोई उद्देश्य नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, आपकी लगनशीलता नजर आ रही है। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। रश्मि का उद्देश्य क्या है, जब मैं तेरी तरह छोटा था ना। पोलिंग सी ऑप्शन 94% जा रहे हैं कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता का समझाने का अवसर देना है। क्या शानदार जवाब है ना, क्या बात है, बिल्कुल दिल खुश कर दिया। देखो, ना तो ये है ना ये है, आपको अवसर देना है भाई। वो कक्षा को बाहर, मतलब कक्षा को बाहर मैदान में ले गई है और उनको पाठ पढ़ाना है, तो वो क्या कर रही है, प्रकृति से जोड़कर प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करके समझाने के अवसर दे रही है ना। बहुत शानदार आपका। चलिएगा, तो यहाँ ये भी आपका गलत हो जाता है और आपका सी ऑप्शन सही जवाब। आ जाओ अब अगले प्रश्न पर कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो, जहां भी गड़बड़ लगे, समझ में ना आए, तो आप उस पर जाओ जो नहीं हो सकता। बताए ना, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। तो जो नहीं हो सकता है वो आपको उसको काटो और फिर सही उत्तर पर आप अपने आप पहुंचोगे। आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए। अब देखो, आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना, क्या ये आकलन का आपका स्वभाव होना चाहिए। देखो, आकलन की जो विशिष्टता है, आपके किसी भी प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है कि वो वस्तुनिष्ठ होगा, वो वैध होगा, विश्वसनीय होगा। अगर आपका प्रश्न पत्र विश्वसनीय है तो उसमें पुनः पुनः आकलन की आवश्यकता है ही नहीं, तो ये काट दो। आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना कोई मतलब ही नहीं है और आंकड़ों को सहेज कर रखना भी मतलब नहीं। तो क्या बचता है, ए ऑप्शन, कि देखो, जब भी आप विद्यालय में, कुछ बच्चे विद्यालय में पढ़ाते होंगे, तो आप विद्यालय में बच्चों का टेस्ट लेने के बाद, आकलन करने के बाद क्या है भाई, माता पिता को भी तो बताना है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस कितनी है, कैसे चल रही है। तो उसके बाद क्या है, आप उनके माता पिता को भी, उनसे विचार विमर्श करेंगे। तो आपका पहला पड़ाव ये होता है। ठीक है, चलिएगा। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है अथवा व्यावहारिक नहीं है। तो विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, बताइएगा क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तुक्का कैसे मारे, वीडियो आ रहा है, क्या बात है ना। तुक्का तो सबसे पहले मारना, हमें पढ़ना तो है ही ना, दिमाग लगाना थोड़ा बहुत भी है भाई। सी, मोस्ट ऑफ द बच्चे का जवाब है सी, कि जटिल बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का, जटिल समस्या उत्पन्न तो कर ही नहीं सकता है। अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है, व्यावहारिक नहीं है। जो हो नहीं सकता वो काट दो, उत्तर अपने आप सामने है ना, उत्तर आपका अपने आप सामने की बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका। आ जाओ आगे। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, बताइएगा, प्रत्यक्ष विधि पढ़ी है ना बहुत अच्छे से, व्याकरण अनुवाद विधि भी पढ़ी है बहुत अच्छे से, कल भी हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। मैं आपके, सही है, मॉडरेट है ना, इजी है ना कठिन है। ज्यादातर जा रहे हैं बी पर कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिएगा, वो भी बी पर भी 60% ही पहुंचे हो। इस पर भी मुझे आपका 90% प्लस में जवाब जाता तो मैं ज्यादा खुश हो जाती है ना। अभी भी आप क्या हो, कंफ्यूजन में हो, अभी भी प्रत्यक्ष विधि को नहीं समझे, प्रत्यक्ष विधि नहीं जानते कि आपको क्या है। प्रत्यक्ष विधि में हम सीधे भाषा के माध्यम से भाषा सीखना, बताया था कल भी कि कौन सी विधि है जिसमें भाषा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, तो वो है प्रत्यक्ष विधि। आपके सामने भाषा का माहौल क्रिएट किया जाता है। जैसे आपने प्रथम भाषा का अर्जन किया, नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा क्या अपने समाज से
क्या है, भाषा का अर्जन करता है, अपने लोगों से क्या है, प्रथम भाषा का अर्जन करता है, तो वहां स्वाभाविक स्थिति का निर्माण कर दिया जाएगा, तो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से वो दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है। स्टीफन क्रैशन कहते हैं कि दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है जब स्वाभाविक वातावरण उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ केवल और केवल ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है कि बच्चों को यहाँ पर व्याकरण नहीं, डायरेक्ट व्याकरण आ जाए ना कि प्रत्यक्ष विधि में क्या व्याकरण सिखाई जाती है, तो कभी भी नहीं, डायरेक्ट व्याकरण नहीं सिखाई जाती, प्रत्यक्ष विधि में संदर्भ में व्याकरण सिखाई जाती है। जैसे आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां पर इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है आपको, इंग्लिश मीडियम स्कूल में सभी लोगों का जो बातचीत का तरीका है, संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का मेथड है, जो मीडियम है वो इंग्लिश में होता है, बच्चे भी इंग्लिश में बोलते हैं, टीचर भी, और बुक्स भी इंग्लिश मीडियम की होती हैं, तो बच्चों ने वहां इंग्लिश को विशेष तरीके से नहीं सीखा, वहां माहौल से ही बच्चे ने क्या है, स्वाभाविक रूप से इंग्लिश को अर्जित कर लिया, तो इसलिए प्रत्यक्ष विधि में माध्यम नहीं बनाया जाता है। सारे पॉइंट्स क्लियर? आ जाओ, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण बताओ, क्या होगा? श्रुतलेख कौन सा रचनात्मक आकलन है? नहीं है, काट दो। प्रश्नों के उत्तर लिखना, इसमें रचनात्मक आकलन होगा आपका? नहीं होगा। जहां बच्चा आपको सृजनशील दिखेगा, अपने अनुभव लिखता हुआ दिखाई देगा, तो ना इकाई परीक्षा, तो आपका क्या है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है ना, है ना? आ जाओ, इसका जवाब दो, बहुत शानदार, मजे आ रहे हैं? जवाब दो। हाँ, थोड़ी आदत एक्सप्लेनेशन की ज्यादा हो रही है, एक्सप्लेन थोड़ा कम करूंगी और आपको उत्तर देना है। अब आपको खुद को आंकना है ना, ये लाइव मॉक है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कम करूंगी, अब तक एक्सप्लेन ही करते आए हैं। जो पोल में आपका 90%, क्या बात है, अब दिल खुश कर दिया कि भाई आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे। वो प्रश्न जिसमें बच्चा ज्यादा आपको सक्रिय नजर आएगा, जिसमें ज्यादा अपने अनुभवों को व्यक्त करता नजर आएगा, है ना? तो यहाँ डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही जवाब है कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया और आप बारिश से संबंधी अपना अनुभव लिखिए, है ना? सर्वनाम के भेद, ये इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं नजर आएगी। प्रत्ययों की परिभाषा या विशेषण के कितने भेद होते हैं, यहाँ एक लिमिटेड, यानी कि कहते हैं ना, एक ही उत्तर आपको दिखाई देगा। अब बताओ, चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, इसका 100% जवाब चाहिए मुझे जल्दी। पोल में सुंदर सा प्यारा सा जवाब, ABCD पे नॉम चॉम्स्की नहीं जानते, भाषा अर्जन क्षमता का विकास इन्होंने दिया है ना। इन्होंने अभी डी पर भटक रहे हैं कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं, वो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत है, उनके सिद्धांत का नाम है सार्वभौमिक व्याकरण, की बच्चे में व्याकरण को ग्रहण करने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है ना। तो भाषा अर्जन क्षमता इनके सिद्धांत का नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र के अंतर्गत उन्होंने कहा कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। और वो अर्जन किससे करता है कि उसके दिमाग में, हाँ चलो सॉरी बताइएगा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, नहीं देना है। मानक भाषा कैसी होती है, जो व्याकरण की होती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार और वर्तनी गृह कार्य, ये सभी नकारात्मक है। बचता है समग्रतावादी दृष्टिकोण। समग्रतावादी दृष्टिकोण में क्या है, हम भाषा की व्याकरण पर ध्यान नहीं देते, समग्रतावादी दृष्टिकोण आपका अर्थ पर केंद्रित होता है। अब आ जाते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, बताइएगा, ये है आपका मतलब 30 प्रश्न आपके पूरे होते हुए यहाँ, और बहुत शानदार आप सभी का जवाब रहा है, आप सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बढ़िया वाला, प्यारा वाला, है ना। चलेगा, तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और आपके अंतिम सवाल का बहुत प्यारा सा, अच्छा सा, सुंदर सा, लाडला सा जवाब दे दो। वोटिंग जा रही है 90